हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्विज़ 9 अक्टूबर के। यहाँ पे 9 अक्टूबर के हम क्विज़ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और बाकी अक्टूबर 1 से आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी क्विज़ की, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है और लेक्चर्स करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बाकी क्विज़ भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। कल भी हमने नोबल प्राइज़ के बारे में डिस्कस किया था, बट कल जो हमने नोबल प्राइज़ के बारे में डिस्कस किया था वो मेडिसिन से रिलेटेड था। यहाँ पे आज जो है नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन वर द विनर्स ऑफ द 2024 नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। फिज़िक्स का यहाँ पूछ रहे हैं कि 2024 में फ़िज़िक्स में नोबल प्राइज़ किसे मिला है, जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन को। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जॉन जे होपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन को ही यहाँ पे अवार्ड मिला है नोबल प्राइज़ फिज़िक्स में। देन सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2024 नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स लॉरिएट्स फॉर एडवांसमेंट इन पार्टिकल फिज़िक्स। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे एडवांसमेंट ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स की बात की गई है, बट ऐसा नहीं है। जेफरी ई हिंटन एंड जॉन जे होपफील्ड ने जो ये बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इनका फिज़िक्स में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था एंड मटेरियल साइंस से रिलेटेड था। इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम द वर्क द 2024 नोबल प्राइज़ लॉरेट्स। यही अभी हमने बात करी, यही मैंने आपको बताया कि एआई में एंड मटेरियल साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा था, आंसर क्या होगा, 1 and 3 या फिर ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जॉन जे होपफील्ड जो है उन्होंने क्या चीज़ डेवलप्ड की है। होपफील्ड ने जो चीज़ डेवलप्ड की है वो मेमोरी सिस्टम क्या है, मेमोरी सिस्टम, एसोसिएटिव मेमोरी सिस्टम। और हिंटन ने क्या किया है, हिंटन ने कंट्रीब्यूट किया है बोल्ट्जमैन मशीन, जो कि ऑटोनॉमसली आइडेंटिफाई करेगी डेटा में पैटर्न्स। बोल्ट्जमैन मशीन विच ऑटोनॉमसली आइडेंटिफाइज पैटर्न इन डेटा। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हिंदू न्यूज़पेपर में, वहीं से लिया गया है ये। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट एंड डिहाइफेनेशन ऑफ ऑन इंडिया इजराइल रिलेशंस। यहाँ पे जो है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इट हैज़ लेड टू इंक्रीज्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। नो, ये इनकरेक्ट है। यहाँ इंडिया एंड इसराइल के रिलेशन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोमोट्स इक्वल पार्टनरशिप विद बोथ नेशंस। इनकरेक्ट है ये भी। इट रिड्यूसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये भी इनकरेक्ट है। देन लास्ट स्टेटमेंट है, इट अलाउज डीपर एंगेजमेंट विद इसराइल इन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पैलेस्टीन। ये जो है डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो है डिहाइफेनेशन से रिलेटेड पूछा था, इम्पैक्ट डिहाइफेनेशन का क्या पड़ेगा। बेसिकली ये होता क्या है डिहाइफेनेशन। इट रेफर्स टू द डिप्लोमेटिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग कंट्रीज सेपरेटली रादर देन इन रिलेशन टू ईच अदर। एंड अगर इंडिया और इसराइल के रिलेशन की बात करें तो इट मीन्स व्यूइंग इंडियाज़ एंगेजमेंट विद इसराइल इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स इंस्टेंस ऑन पैलेस्टीन। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है वो इंडिया और इसराइल के टाइज को जो है वो डीपन करेगी, स्ट्रेंथन करेगी पैलेस्टीनियन इशू को अलग रखते हुए। देन इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कोऑपरेशन वाइल मिनिमाइजिंग पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ एसोसिएटेड विद द इजराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है यहाँ पे डिहाइफेनेशन जो है बेसिकली डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो कि दोनों ही कंट्रीज़ को, इंडिया, पैलेस्टीन को एंड इसराइल को जो वो एज ए अलग अलग सेपरेट नेशन ट्रीट करेगी, सेपरेट नेशन देखेगी। इससे हमारा क्या है, अब वहाँ वॉर हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर उसका कोई बैड इम्पैक्ट पड़े।
क्योंकि हमारी इकोनॉमी चल रही है, टूरिज़्म है, तो ये सारी चीज़ें, तो इंडिया की इकोनॉमी पे इससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा बहुत मुख्तलिफ रही है अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज से। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ट्रैकोमा। सो ट्रैकोमा क्या होता है? सो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ ट्रैकोमा इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज ब्लाइंडनेस। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि ट्रैकोमा जो है बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। और आपको इस बैक्टीरिया का नाम भी पता होना चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया का नाम है और इसकी वजह से जो है ब्लाइंडनेस होती है। और ट्रैकोमा इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। और इसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली आँखों को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, आईलिड्स पे अफेक्ट करता है, कॉर्निया जो होता है कॉर्निया को डैमेज करता है, कॉर्निया को बिल्कुल डैमेज कर देता है। और ट्रैकोमा जो स्प्रेड होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है। ट्रैकोमा जो है डिजीज़, ये बेसिकली जो स्प्रेड होता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। अगर हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से मिलेंगे, उनके साथ जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आइस टू आइस, तो वो सामने वाले को भी हो सकता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होगा उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स से, फ्लाइज से। सो इन सब चीज़ों से ये डायरेक्ट जो है, जो सही पर्सन होगा उसके अंदर भी आ सकता है। फ्लाइज के थ्रू भी होता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी होता है एंड डायरेक्ट भी होता है। सो सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैकोमा इज़ थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड्स। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से होगा, फूड की बात है, फूड से नहीं होगा और फ्लाइज के थ्रू हो सकता है। सो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू एलिमिनेट ट्रैकोमा थ्रू द सेफ स्ट्रैटेजी। सो ये जो है ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो यहाँ पे 1 करेक्ट है एंड 3 करेक्ट है। सो आंसर होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर है, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट। सो इंडिया का कौन सा पावर स्टेशन है जो इंडिया का फर्स्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट है? सो द राइट आंसर हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। और ये थर्मल पावर स्टेशन जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 1920 में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ निज़ाम, ड्यूरिंग द निज़ाम्स रूल। सो फर्स्ट जो है ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है। और ये कौन सा पावर प्लांट है? बेसिकली हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन है कहाँ पे? हैदराबाद में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1920 में। तो ये 3-4 फैक्ट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस इन द स्टेट्स। सो अभी इलेक्शंस चल रहे थे, कल रिजल्ट आया है। सो यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, स्टेटमेंट्स दी गई। द स्टेट इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो यहाँ पे क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पॉलिटी में बहुत पढ़ा है कि क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये करवाता है कंडक्ट स्टेट के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन सब का जो है इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है? द स्टेट इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट, बिकॉज स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल के ही जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, सो म्यूनसिपल के और पंचायत के ही इलेक्शन सिर्फ कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर अ स्टेट इन इंडिया। सो ये क्या है? यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फॉर अ स्टेट के लिए। सो यहाँ पे क्या होगा? ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड जो है ये राइट है, हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। सो एक तो सेकंड हो गई, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है
गवर्नर। सो जब एग्जीक्यूटिव हेड जब गवर्नर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कौन करेगा, और डिसॉल्व भी करेगा गवर्नर। सो गवर्नर जो होता है वो डिसॉल्व करता है, ना कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, स्टेट नहीं। सो द गवर्नर ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी एंड थर्ड भी इनकरेक्ट थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल इलेक्शन कंडक्ट कराता है। स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। सेकंड स्टेटमेंट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट थी। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, सो ये इनकरेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही डिसॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू इफेक्ट एज सून एज द इलेक्शन इज अनाउंस्ड। सो ये यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। 4 और 2 जो है यहाँ पे राइट स्टेटमेंट होगी, 2 और 4। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? An algorithm that allows computers to learn and remember while processing data imitating a human brain. So A ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? An algorithm that allows computers to learn and remember while processing data imitating a human brain. So A ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज 2024 फिजिक्स। कल हमने मेडिसिन की बात करी थी नोबेल प्राइज़ की, आज हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो आपको ये हर कैटेगरी में पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं। सो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ 2024 इन फिज़िक्स इज़ अवॉर्डेड फॉर, किस लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये किस वजह से दिया गया। फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये हमने डिस्कस किया है आज। सो यहाँ पे आंसर जो होगा ये बी ऑप्शन होगा, फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला किसको है। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही जॉन हॉपफील्ड को एंड हिंटन को, जेफरी हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड, फिजिक्स में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला है। जॉन हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड किस चीज़ में मिला है? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोमेटो क्रॉप इन इंडिया। सो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टोमेटो क्रॉप इन इंडिया। टोमेटो इज़ ग्रोन ट्वाइस अ ईयर इन इंडिया इन बोथ खरीफ एंड राबी सीजन। सो ये क्या है? ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि टोमेटो जो है साल में 2 बार हम ग्रो कर सकते हैं। वो खरीफ सीज़न में भी होता है एंड राबी सीज़न में भी हो जाता है। सो टोमेटो ये स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है कि ट्वाइस जो है हम साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं। टोमेटो इज़ ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर इन बोथ सीजन, खरीफ एंड राबी सीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है खरीफ टोमेटो इज़ मेनली ग्रोन इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये भी क्या है? ये भी यहाँ पे राइट है बिल्कुल, कि जो खरीफ टोमेटो होता है वो मेनली कहाँ ग्रो होता है? खरीफ सीज़न में जो टोमेटो ग्रो होगा वो महाराष्ट्र में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है एंड तेलंगाना में होता है एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में भी होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट भी सही थी, सेकंड भी सही थी। थर्ड स्टेटमेंट है राबी टोमेटो इज़ मेनली ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। राबी टोमेटो जो है मेनली ग्रो होता है कहाँ? महाराष्ट्र में एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में एंड महाराष्ट्र में। सो यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा था हमसे कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑल 3। द राइट आंसर इज ऑल 3। The next question is which of the following statements best describe deep learning? Deep learning क्या होता है? So स्टेटमेंट 1 क्या है? डीप लर्निंग बेसिकली होता है क्या? अ लीनियर रूल बेस्ड सिस्टम फॉर, ये इनकरेक्ट है, ये कोई डिसीजन मेकिंग का टूल नहीं होता है।
नेक्स्ट है अ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस दैट इन्वॉल्व्स क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल डेटा सेट्स। ये भी क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता है स्मॉल डेटा सेट्स में, या कोई मेथड नहीं है, ये डेटा एनालिसिस का मेथड नहीं है डीप लर्निंग। थर्ड स्टेटमेंट है अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट यूजेस शैलो न्यूरल नेटवर्क्स और टू मॉडल डेटा। सो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। एंड लास्ट जो है अ सबसेट ऑफ मशीन डीप लर्निंग बेसिकली होता क्या है। सो ये बेसिकली सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग होता है दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, जो यूज़ करता है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स टू ऑटोमेटिकली लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द desert town of Marzoga located in Sahara Desert. Marzoga located in Sahara Desert has witnessed rare heavy rainfall in September. The city is located in. एक तो आपको क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन मिल गया है कि ये पूछ सकते हैं कि मर्जोगा कहाँ लोकेटेड है। सो मर्जोगा, टाउन ऑफ मर्जोगा कहाँ लोकेटेड है, सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में। सो एक इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, मर्जोगा, टाउन ऑफ मर्जोगा लोकेटेड इन सहारा डेजर्ट। और बेसिकली ये है कहाँ, द सिटी ऑफ मोरक्को। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, मोरक्को में है। मर्जोगा टाउन लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न मोरक्को में, साउथ ईस्टर्न मोरक्को में। एंड यहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल हो जाती है, देखने को मिल जाती है सितंबर में। वैसे अगर हम जनरल बात करें तो सहारा डेजर्ट में रेनफॉल जो है वो देखने को नहीं मिलती है। बट अगर हम ये बात करते हैं कि मर्जोगा टाउन में अगर हम बात करें, जो कि मोरक्को में, साउथ ईस्टर्न मोरक्को में, तो यहाँ पे सितंबर में 1-2 दिन के लिए हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्विज अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अक्टूबर के बाकी क्विज़ भी जो हैं वो प्लेलिस्ट मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।